मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, और इस क्लास में अध्याय 9 पर वेद प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली 2 क्लास में प्रश्न 1 से 8 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में अध्याय 9 पर वेद प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो जय मां काल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा जब तक है मानव सर। तो प्रश्न 9 देख लो, यहां पर बताया गया है अवकल समीकरण इतने का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y बराबर 1 यदि x बराबर 0। हमसे क्या मांगा गया है प्रश्न 9 में? विशिष्ट हल मांगा गया है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है एक कोटि और एक घात का अवकल समीकरण जो यहां पर आपको दिया गया है। तो यहां पे डाल लो प्रश्न 9 का हल, लिख लो दिया गया अवकल समीकरण। और आपको एक बात बता देते हैं, जितने यहां पर प्रश्न दिए गए एक कोटि एक घात का ही अवकल समीकरण यहां पे दिया गया है। आपको या तो व्यापक हल पूछेगा प्रश्न में या फिर विशेष हल पूछेगा। इतनी तो आपको जानकारी है पहले से, क्योंकि प्रश्नावली 9.4 कंप्लीट कर चुके हो और प्रश्नावली 9.5 कंप्लीट कर चुके हो और प्रश्नावली 9.6 भी कंप्लीट कर चुके हो। इन 3 प्रश्नावली में आपने क्या सीखा था? व्यापक हल और विशिष्ट हल। तो मजा आएगा, इस क्लास में भी गर्दा उड़ेगा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, लिख लो अवकल समीकरण 1 प्लस e की घात 2x और इंटू में क्या बताया है dy। ठीक है, दूसरा पद देख लो 1 प्लस का y स्क्वायर इंटू में e की घात x dx बराबर 0। बताइए क्या करोगे? यहां पर हमने आपको बताया सबसे पहले आपको dy अपॉन dx का मान निकाल लेना है। उसके बाद आपको चेक करना है विधि कौन सी यहाँ पे यूज होगी। इतना काम सबसे पहले करना है आपको। जब dy अपॉन dx का मान निकालोगे तो आपको पक्षांतर dx जो पद आपको दिख रहा है इसको पक्षांतर करना है। ये पहले भी हम बता चुके हैं। dy जो है इसका पद बराबर के मेरी तरफ आपको रखना है, ये तो फिक्स है। तो ठीक है, 1 प्लस e की घात 2x इंटू में dy बराबर, इसको जब उस तरफ पक्षांतर करके लेके जाएंगे ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो 1 प्लस का y स्क्वायर इंटू e की घात x और dx। इतना आप लोग लिख लो। इतना लिखने के बाद अब आपको पता चल जाएगा dy अपॉन dx का मान निकालेंगे मेरे भाई। तो dy अपॉन dx को dy के नीचे लिख लेना है और ये जो ब्रैकेट है इसके नीचे लिख लेना है। तो 1 प्लस का y स्क्वायर इंटू e की घात x। अब अपान में लिख लो इसको 1 प्लस e की घात 2x। ठीक है, अब आपको देखना है कौन सी विधि यहाँ पे यूज होगी। प्रश्नावली 9.4 में चरों को पृथक करने की विधि कंप्लीट कर चुके हो। प्रश्नावली 9.5 में समघातीय अवकल समीकरण आप विधि कंप्लीट कर चुके हो। प्रश्नावली 9.6 में रैखिक अवकल समीकरण विधि कंप्लीट कर चुके हो। अब बात करेंगे हम यहाँ पर dy अपॉन dx का तो मान आपने निकाल लिया। पहले आपको चरों को पृथक करने की विधि यहाँ पे मैच करना है कि यूज होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी फिर हम समघातीय अवकल समीकरण विधि चेक करेंगे, और ये भी अगर नहीं यहाँ पे यूज होगी फिर आपको 9.6 में रैखिक अवकल समीकरण विधि यहाँ पे चेक करना है। तो पहले आपको चरों को पृथक करने की विधि चेक करना है। इसमें क्या होता है, चरों को क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे dy और dx दिख रहा है, कहने का मेरा ये मतलब है x का पद dx को देना है और y का पद dy को देना है। अगर आप इतना यहाँ पे कर सकते हो तो चरों को पृथक करने की विधि आप यहाँ पे यूज कर लो। देखो हम बताते हैं। जैसे आपको दिख रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट दिख रहा है, और e की घात x और अपान में 1 प्लस e की घात 2x। तो कहने का ये मेरा मतलब है ये अलग से आपको दिख रहा है ये ब्रैकेट, तो ये अलग से दिख रहा है, इसमें y है, तो इस ब्रैकेट को हम dy को दे सकते हैं। और जब दे सकते हो इस ब्रैकेट को dy को, और e की घात x अपान 1 प्लस e की घात 2x dx दे देंगे, तो यहाँ पर चरों को पृथक करने की विधि यहाँ पे यूज हो जाएगी। जब यूज हो जाएगी तब हम समघातीय अवकल समीकरण नहीं चेक करेंगे और रैखिक अवकल समीकरण भी विधि यहाँ पे नहीं चेक करेंगे,
क्योंकि आपको जैसा यहाँ पर सिखा रहे हैं सेम टू सेम आपको पेपर में भी ऐसे ही करना जाके, क्योंकि पेपर में 2 प्रश्न गारंटी से मिलेंगे। अवकल समीकरण मिलेगा, एक कोटि और एक घात का। ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सी विधि आपको यूज करना है। जैसे हम यहाँ पे चेक करवा रहे हैं ऐसे ही आपको पेपर में चेक करना है। जो विधि यूज हो जाए उसी विधि का यूज करके और व्यापक हल या विशिष्ट हल जो भी पूछा जाए ज्ञात कर लेना है। तो इसको हम रफ करेंगे। इतनी जानकारी अब आपको मिल गई है यहाँ पे कि हम चरों को पृथक करने की विधि यूज करेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट को किसको देना है, dy को देना है, और e की घात x अपन 1 प्लस e की घात 2x किसको देना है, dx को। लेकिन लिखना पड़ेगा आपको चरों को पृथक करने की विधि। अब यहां पर y वाला पद किसे देना है, dy को। ये ब्रैकेट दे दो 1 प्लस वाई स्क्वायर। और आपको पता है जब चरों को पृथक करने की विधि जब यूज करते हैं तो dx का हमेशा क्रॉस इनटू करते हैं। तो यहां पर भी कर लो, तो e की घात x अपॉन 1 प्लस e की घात 2x और dx, इतना आपको लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है जब चर सेपरेट हो जाते हैं, जब चर सेपरेट हो जाते हैं तो आपको समाकलन करना है। ठीक है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ आपको क्या करना है, समाकलन का ये सिंबल दे देना है। बराबर के मेरी तरफ दे दो, बराबर के उस तरफ दे दो। तो e की घात x अपॉन 1 प्लस e की घात 2x। अब आपको फार्मूला लगा के इसका गर्दा उड़ा देना है। समाकलन के फार्मूले आपको याद होना चाहिए। पार्ट 7 में आपने बहुत सारे फार्मूले याद किए हैं, तो यहाँ पे देख लो कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा। बराबर के मेरी तरफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लग जाएगा, तो इसको सही से लिख लो, फिर आपको बताएंगे। डी वाई अपॉन इस पे भी स्क्वायर कर लो और बाई पे पहले से है, बराबर के उस तरफ देख लो माइनस, यहाँ पर भी स्क्वायर कर लो। तो ई की घात एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पर भी आपको स्क्वायर चाहिए। अब आपको पता है जब भी फार्मूला हम लगाते हैं डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फार्मूला जब भी हम लगाते हैं तो अंश में हमको क्या मिलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, अचर। जैसे यहाँ पे 1 हमने कर लिया और dx को उस तरफ खिसका दिया, तो यहाँ पर आपको अचर दिख रहा है। ठीक है, अंश में, और हर में 2 पद दिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हर में ही 2 पद आपको दिखना चाहिए। यहाँ पर तो ठीक है फार्मूला ये यूज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख लो यहाँ पर अंश में e की घात x है, तो ये फार्मूला ये वाला इसमें नहीं अभी यूज कर सकते हो, पहले आपको अचर यहाँ पे बनाना है। तो आपको पता है चर चेंज करने के लिए कौन सी विधि यूज होती है, 7/2 में प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है। जब भी आपको चर चेंज करना है तो प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट की है ना प्रश्नावली 7/2 में, तो उसी विधि का यूज करके और यहाँ पर अचर बन जाएगा अंश में। जब बन जाएगा तो फार्मूला ये लगा लेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको प्रतिस्थापन विधि से फलन को t माना जाता है। किसको माना जाता है, फलन को t माना जाता है। तो हम मान लेंगे e की घात x बराबर t। अब इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, और जो फार्मूले होते हैं ना 7/2 में 2 फार्मूले वो हर के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि आपको पता है समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का, लेकिन फार्मूलों के रिलेटिव अगर फलन मिल जाए तभी हर का समाकलन होता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा फार्मूला नहीं था जो इसका समाकलन कर पाए, है फार्मूला, लेकिन अंश में अचर अगर है तब यहाँ पे फार्मूला लगेगा। तो अचर बनाने के लिए आपको ये प्रतिस्थापन विधि यूज करना है। ठीक है, e की घात x का अवकलन बताओ, e की घात x और इस तरफ dx बराबर में dt। अब ये तो मैच हो गया, देख लो e की घात x dx मैच हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आईटीडी रख लेना है। अभी इसका समाकलन नहीं करेंगे, दोनों का साथ में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे dy कर लो, चाहे dy यहाँ पे लिखो चाहे साइड से लिखो, इससे दिक्कत नहीं है।
अब बराबर में देख लो यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब दो मान आपको रखना है, जब प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हो तो दो मान रखना पड़ते हैं। फलन को माना है t, उसके स्थान पे रख लेना है, और जो मैचिंग होती है उसके स्थान पे रखना है, ठीक है। तो 1/1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है e की घात x है ना, t माना है रख लो, तो t स्क्वायर आएगा e की घात x dx। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी इंक फैल रही है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको रफ करेंगे, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं dt लिख देना है, और क्या। तो यहाँ पर इंक थोड़ी सी हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लो, dt लिख लो, समझ में आ गया होगा, e की घात x dx के स्थान पे dt रख लिया, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे। अब देखो यहाँ पर फार्मूला जो बताया था उसी का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, यही फार्मूला होता है ना। दोनों तरफ आपको यही फार्मूला लगा लेना है। इस तरफ फलन t में दिया गया है और इस तरफ फलन y में दिया गया है, लेकिन अगर यहाँ पे देखो a का मान तो 1 है, तो रखेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको क्या रखना है बराबर के मेरी तरफ tan इनवर्स y, क्योंकि a का मान 1 है, रखेंगे नहीं। बराबर में देख लो यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स t आएगा और c को जोड़ देना है। अब t का मान वापस रख लो, इसको आइटेज रखना है, बराबर में माइनस का tan इनवर्स e की घात x को क्या माना है t, तो t का मान वापस रखेंगे, तो e की घात x प्लस c, ठीक है। अब इसको समीकरण डालना है, समीकरण इसलिए डालेंगे, ये जो आपको ये y बराबर 1 और x बराबर 0 दिख रहा है, इस शर्त का यूज करके विशिष्ट हल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विशिष्ट हल। लेकिन जी अभी जो हल आया है इसको क्या बोलेंगे, व्यापक हल बोलेंगे, यहाँ पे लिख लो व्यापक हल बोलेंगे इसको, ठीक है। अब शर्त का यूज करके हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे, इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब जब शर्त का यूज करते हैं तो आपको पता है क्या लिखते हैं, जब और तब। जब x बराबर 0 तब y बराबर 1। अब यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 से रखो x के स्थान पे 0 रख लो और y के स्थान पे 1 रख लो, तो बराबर के मेरी तरफ रख लो 1, क्योंकि y है ना, y का मान यहाँ पे रखा 1। बराबर में देख लो माइनस का tan इनवर्स e की घात x है, e की घात में क्या रख लो 0, ठीक है, और प्लस का c। यहाँ से c का मान निकाल के और समीकरण 1 में रख देना है, जो आंतरशीट व्यापक हल में निकली है। ये वक्र का समीकरण है, लेकिन वक्र के समीकरण में स्वयं है, तभी बोला है व्यापक हल, और स्वयं हटाने के लिए आपको c का मान निकालना है। चलो भाई c का मान देख लो, tan इनवर्स 1 कैसे निकालोगे, मुख्य मान आपको पता है, ये tan इनवर्स है, तो 1 जो है tan की टेबल में देखना है, साइन की टेबल में, कॉस की टेबल में नहीं देखना, ना ही कॉट की टेबल में देखना, ना ही सेक की टेबल में, ना ही कॉसी की टेबल में। अगर यहाँ पे tan इनवर्स है तो tan की टेबल में देखो 1 कितने का मान होता है, 45 का होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, tan इनवर्स e की घात 0 का मान बताइए 1, ठीक है, प्लस c, तो यहाँ पर मिल जाएगा π/4, tan से tan इनवर्स चला जाएगा, कैंसिल नहीं करते हैं, अदरस हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, जब आपने यहाँ पे tan इनवर्स 1 देखा तो आंसर शीट कितनी निकली π/4, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम है, तो डायरेक्ट रख लो π/4 ही निकलेगी, ठीक है। अब π/4 को पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो 45 प्लस 45, बताइए 45 प्लस 45 90 होगा ना, तो 90 को कैसे लिखोगे π/2। अब c का मान रख लेना है समीकरण 1 में, विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको c का मान समीकरण 1 में रखने पर, मेरे प्यारे बच्चों रखो c का मान समीकरण 1 में, तो बराबर के मेरी तरफ tan इनवर्स 1 बराबर के उस तरफ माइनस का tan इनवर्स e की घात x, आइटेज लिख लेना है। अब c का मान कितना आया था π/2, यहाँ पे रख लो π/2, ठीक है। ये आंसर शीट आ गई है, लेकिन इसको अगर इस तरफ भेज दें, क्योंकि ये बिरादरी वाले हैं ना पद, तो बिरादरी वाले पद एक तरफ कर लो, बिरादरी वाले पद एक तरफ कर लो, दिक्कत क्या है, tan इनवर्स y ये प्लस का हो जाएगा tan इनवर्स e की घात x बराबर π/2,
ये आंसर शीट आ गई है। विशिष्ट हल यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, विशिष्ट हल, और चाहो तो यहाँ पे लिख लो वक्र का ये समीकरण है, लेकिन वक्र के समीकरण की आंसर शीट में स्वयं अचर नहीं दिख रहा है, मीन्स अल्फाबेट में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो बोलेंगे विशिष्ट हल। इतना नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम इंक फैलती है तो रफ करना भी पड़ता है, चलो भाई नोट कर लो, इसको हम रफ करेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 आप लोग पढ़ लीजिए पहले, और जो भी यहाँ पे आंसर शीट हम निकाल रहे हैं, किताब का उत्तर मैच ना करना, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं जो 3 प्रश्नावली है ना, 9.4, 9.5 और 9.6, एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण आपको हल करने के लिए दिया जाएगा, और विधि आपको बताना है कि कौन सी यूज करना है, और आपको सिखाया भी है। ऐसे पेपर में आपको चेक करना है, विधि पता चल जाए, विधि से आप क्या करो, अवकल समीकरण हल कर लो, लेकिन किताब का उत्तर मैच ना करना है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं वैसे ही पेपर में करना, जाके समाकलन हो जाए छोड़ दिया करो, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज करेंगे, और सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लो अवकल समीकरण इतना, ठीक है, और बाय नॉट इक्वल 0 हमने आपको बताया है कि ये शर्त आपको दिख रही है, यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। जब आप तैयारी करोगे एनडीए की, एयरफोर्स की, ठीक है, आईआईटी की, तब इन शर्त का यूज होता है, और बहुविकल्पीय जो होते हैं उनका गर्दा उड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही सवाल को लगाना है, शर्त का यूज ना करना, ठीक है। तो अवकल समीकरण इतने का हल ज्ञात कीजिए, तो हल आपको पता है, यहाँ पर कोई आपको शर्त दो दिख नहीं रही है, तो यहाँ पे केवल हल बताया है, तो इसका मतलब है व्यापक आपको हल ज्ञात करना है। जब शर्त मिल जाती है तभी विशिष्ट हल ज्ञात होता है, ठीक है। लिख लो दिया गया अवकल समीकरण लिख लो, दिया गया अवकल समीकरण बताया गया है y इंटू e की घात में x अपान वाई इंटू में dx बराबर x इंटू e की घात में x अपान वाई प्लस का y स्क्वायर इंटू डी वाई। अब आपको सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल लेना है, जो प्रश्न नंबर 9 में बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स का मान सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि कौन सी विधि यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए डी एक्स को डी वाई के नीचे भेजना है, और इस ब्रैकेट को इसके नीचे भेजना है, तो y इंटू ई की घात में x अपान वाई अपान में x इंटू ई की घात में x अपान वाई प्लस का y स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर 9.4, 9.5 और 9.6, आप देखो कौन सी विधि यूज होगी, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। आपको दिख रहा होगा ई की घात में x अपान वाई, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपने रूल y अपान एक्स बराबर बी, ठीक है, दूसरा देख लो x अपान वाई बराबर बी, तो यहाँ पे तीसरा देख लो y बराबर बी एक्स। अब बताइए ये रूल आपने याद किए हैं, कौन सी विधि में याद किए हैं? प्रश्नावली 9.5 में जो विधि है समघाती अवकल समीकरण, तो आपको दिख रहा होगा x अपान वाई, ये दिख रहा होगा, ठीक है, मैचिंग हो गए। तो आपको पहले से पता है कि इस अवकल समीकरण में समघातीय विधि यूज होगी, तो आप ऐसे करके सीख लेना है, क्योंकि चरों को पृथक करने की विधि और रैखिक अवकल समीकरण यहाँ पे विधि यूज नहीं होगी, क्योंकि जब भी आपको अवकल समीकरण में अंश में या हर में y अपान एक्स या x अपान वाई दिख जाए, तो समझ जाना है उस अवकल समीकरण में समघातीय विधि यूज होगी। इतनी जानकारी आपको दे दी है। अब आपको x अपान वाई यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर dx अपान डी वाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस रूल के लिए y अपान एक्स बराबर b के लिए dy अपान डी एक्स निकालना पड़ता है, और सेकेंड रूल के लिए dx अपान डी वाई निकालना पड़ता है, तभी आप सेकेंड रूल यूज कर सकते हो। अब इसको हम रफ करेंगे, पहले आपको dx अपान डी वाई निकालना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर लेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे लिख लो, x इंटू ई की घात में
एक्स अपान वाई प्लस का वाई स्क्वायर अपान में देख लो वाई इंटू ई की घात में एक्स अपान वाई, समीकरण 1 डालो। अब यहाँ पर अंश में चर एक्स और वाई की घात और हर में चर एक्स और वाई की अधिकतम घात नहीं, यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे बताना नहीं है कि ये अवकल समीकरण परिभाषित है या नहीं है, डायरेक्ट बताया है उसने कि अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है हल करने के लिए तो एक्स अपान वाई बराबर बी, ये रूल यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस इंटू करो तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, बी वाई मिलेगा। यहाँ से आपको डी एक्स अपान डी वाई का मान निकालना है, वाई के सापेक्ष अवकलन करना है। फर्स्ट फलन और सेकंड फलन आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो पता है फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड फलन का अवकलन वाई का 1 होगा, लिखेंगे नहीं, तो सेकंड फलन को सेम टू सेम आपको लिख लेना है। फर्स्ट फलन का अवकलन तो डी वी अपॉन डी वाई। अब ये दो मान, कौन से दो मान, एक्स बराबर बी वाई और डी एक्स अपॉन डी वाई, और साथ में ये भी आपको रखना है, ये मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये मान समीकरण 1 में रखने पर, इतना आपको लिख लेना है। अब यहां पर हम रफ करेंगे, समीकरण 1 में रखो, पहले आप dx अपॉन dy का मान रख लो। तो बराबर के मेरी तरफ b प्लस वाई डी बी अपॉन डी वाई बराबर में देख लो x है और यहाँ पे x बराबर बी वाई बताया है, रख लो। और e की घात में x अपॉन वाई दिख रहा है, यहाँ से रख लो b। ठीक है, और प्लस का वाई स्क्वायर आइडेंटिटीज आपको रखना है, अपान में बाई आइडेंटिटीज रखना है, e की घात में देख लो x अपान बाई, यहाँ से देख लो b। ठीक है, मान रख लिया, इतना नोट करो, इसको हम रफ करेंगे, इसके आगे हल करवाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दिया कर रहे हैं। ठीक है, अंश में बाई कॉमन ले लो तो v इंटू ई की घात b बचेगा, प्लस का यहाँ पर y बचेगा, अपान में y इंटू ई की घात b। अब y से y कैंसिल कर लो, बराबर के इस तरफ क्या चल रहा था, b इंटू वाई डी बी अपॉन डी वाई। इसके बाद क्या करते हैं आपको पता है, b का पक्षांतर करके आपको लघुत्तम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है y इंटू डी बी अपॉन डी वाई बराबर, यहाँ पे क्या है अंश में b इंटू ई की घात b प्लस का y अपॉन ई की घात b माइनस का b। इसके बाद क्या किया जाता है, लघुत्तम लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लघुत्तम ले लो तो ई की घात b, ठीक है, और यहाँ पर आपको आइडेंटिटीज लिखना है b इंटू ई की घात b प्लस का y माइनस b, इसका इसमें इंटू करेंगे तो v इंटू ई की घात b मिलेगा। अब आपको दिख रहा है ये प्लस का पद है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो y अपॉन ई की घात b बराबर क्या चल रहा है, y इंटू डी वी अपॉन डी वाई। अब y से y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आपको हल कर लेना है, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब इसके आगे आपको क्या करना है, पता है आपको कि हमें व्युत्क्रम लेना पड़ता है। व्युत्क्रम लेने पर व्युत्क्रम ले लो, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बना पानी की घात भी है तो ई की घात भी लिख लो। अब इसके बाद आपको पता है कि 9.4 में जो विधि आपने कंप्लीट की है, अब आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, चरों को पृथक करने की विधि लिख लो। समघातीय अवकल समीकरण में चरों को पृथक करने की विधि यूज होती है, ये आपको जानकारी है। तो चरों को पृथक करने की विधि लिख लो। अब इसके बाद आपको पता है कि dv का क्रॉस इंटू करते हैं। चलो अब देख लो, यहाँ पे इस तरफ क्या बचेगा dy और बराबर के उस तरफ e की घात b dv। इसके बाद क्या करते हैं, चरों को पृथक करने की विधि के बाद में समाकलन करते हैं ना दोनों पक्षों का। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, कर लो समाकलन, इसको हम रफ करेंगे। अब आपको सिंबल देना है, क्या देना है, समाकलन का सिंबल है, बराबर के मेरी तरफ देना है, बराबर के उस तरफ देना है, और यहाँ पे dv। अचर पद का समाकलन बाई आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे dy है ना तो बाई लिखना है। अगर d थीटा होता तो थीटा लिखा जाता है। यहाँ पे आ जाए e की घात b का e की घात b
प्लस सी। अब आपको b का मान रख लेना है। b का मान आपको पता है ना, x अपान वाई को आपने b माना था ना हल करने के लिए। यहाँ से आपको b का मान रख लेना है। तो इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ करेंगे। अब इसके आगे देखो, y बराबर e की घात x अपान वाई प्लस का c। ठीक है, ये आंसर शीट आ गई। आंसर शीट आई है व्यापक हल में। ये वक्र का समीकरण तो है, क्या है, वक्र का समीकरण तो है, लेकिन वक्र के समीकरण की आंसर शीट में स्वयं है, तो बोलेंगे व्यापक हल। और यहाँ पर हमको हल ज्ञात करना था। जब शर्त नहीं है तो आपको व्यापक हल ही ज्ञात करना है। वक्र का समीकरण तो निकालना पड़ता है, व्यापक हल में निकालना पड़ता है और विशिष्ट हल में। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। इसको हम रफ करेंगे। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 11 की। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो देख लो यहाँ पे क्या बताया गया, अवकल समीकरण इतने का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y बराबर -1 यदि x बराबर 0। यहाँ पर आपको शर्त मिल गई है, तभी यहाँ पर कहा गया है विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले व्यापक हल ज्ञात करना है, उसके बाद ही विशिष्ट हल ज्ञात होता है। दिया गया समीकरण लिख लो। यहां पर बताया गया है x माइनस वाई इंटू में dx प्लस का dy बराबर में dx माइनस का dy। यहां से आपको dy अपॉन dx का मान निकालना है। dy के कितने पद दिख रहे हैं, 1 2 2 पद दिख रहे हैं, और dx के कितने पद दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं। आपको dx कॉमन लेना है और dy कॉमन लेना है, उसके बाद dy अपॉन dx निकालोगे, तभी आप बता पाओगे कि कौन सी विधि यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, आपको dx का पद अलग रखना है और dy का पद अलग रखना है। तो x माइनस वाई का हम इसमें इंटू करेंगे, x माइनस वाई का dy में इंटू करेंगे। तो x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस का y dy, दोनों पदों में गुणा हो गया, बराबर आपको एट इट इज लिखना है। अब dy के पद आपको पास पास लिखना है और dx के पद पास पास लिखना है। आपको पता है बराबर के मेरी तरफ आपको dy लिखना है। पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, हमेशा पक्षांतर करना है। dx का पद जो होता है उसी को पक्षांतर करेंगे बराबर के उस तरफ, और dy के जो पद होते हैं बराबर के मेरी तरफ आपको लिखना है। तो ये पद मिला है, ठीक है, इसको पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा। अब बराबर में देख लो, dx एट इट इज लिखना है, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस हमको मिल जाएगा x माइनस वाई इंटू में dx। ठीक है, यहाँ से dy कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई प्लस का 1, ये ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे dx कॉमन ले लो तो 1 माइनस माइनस से इंटू कर दो तो माइनस का x प्लस का y और dx। ठीक है, अब आपको निकाल लेना है dy अपॉन dx का मान, निकालो। तो dx dy के नीचे लिखना है और इस ब्रैकेट को इसके नीचे लिखना है। तो 1 माइनस एक्स प्लस का y अपॉन एक्स माइनस का y प्लस का 1। अब आपको यहाँ पे विधि चेक करना है कि कौन सी विधि यहाँ पे यूज होगी और ये आपका समीकरण हल हो जाएगा। तो यहाँ पर बताते हैं 9.4, 9.5 और 9.6। तो पहले आपको चरों को पृथक करने की विधि यहाँ पे चेक करना है, फिर उसके बाद समघातीय अवकल समीकरण विधि चेक करना है, और लास्ट में आपको रैखिक अवकल समीकरण विधि चेक करना है। जो यहाँ पे फिट बैठ जाएगी उसी का यूज करके और इस अवकल समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक है, पहले हम बताएंगे आपको चरों को पृथक करने की विधि। इसमें क्या होता है चरों को पृथक करने की विधि कि x वाला पद dx को आपको देना है और y वाला पद dy को देना है। तो यहाँ पर अंश में आपको दिख रहा है x और y के पद ज्वाइंट है, प्लस आपको दिख रहा है, तो यानी ये ज्वाइंट है। ज्वाइंट है तो इनको अलग नहीं कर सकते हो, चाहे अंश में देख लो चाहे हर में देख लो। तो जब अलग नहीं कर सकते हो तो चरों को पृथक करने की विधि आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि x वाला पद आप dx को नहीं दे पाओगे और y वाला पद dy को नहीं दे पाओगे, तो इसीलिए इसको कैंसिल कर लिया। अब बात करेंगे समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण की पहचान आपको पता ही है कि अंश में
और हर में चर x और y की अधिकतम घात अगर बराबर है तो समघातीय अवकल समीकरण विधि यूज होगी। तो चेक करेंगे, अगर हम घात देखेंगे इस पद में और इस पद में और इस पद में, अंश में अलग देखना है, हर में अलग देखना है, और हर एक पद में देखना है बराबर ही घात मिलेगी। आपको नहीं मिलेगी तो समघातीय अवकल समीकरण विधि यूज नहीं होगी। तो अगर बात करें y की, तो y की घात 1 है और x की घात 1 है, तो इस पद में 1 मिल गई, इस पद में 1 मिल गई, यहाँ पे तो अचर है, तो अचर में चर x की या y की घात देखना है तो 0 ही मिलेगी। तो यहां से 0 घात मिल गई और यहां से 1, यहां से 1, और बराबर घात आपको मिलना चाहिए हर एक पद में, तो नहीं मिली। और जब अंश में नहीं मिली अधिकतम घात और हर में वही पद आपको दिख रहे हैं, केवल प्लस माइनस का अंतर है, तो हर में भी नहीं आपको घात मिलेगी। तो अधिकतम घात ना ही अंश में मिल रही है और ना ही हर में मिल रही है, तो समघातीय अवकल समीकरण विधि यहाँ पे नहीं यूज होगी। अब बात करेंगे रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण में dy/dx और प्लस का py बराबर q, एक तो ये विधि होती है 9.6 की बात कर रहे हैं, एक विधि होती है dx/dy प्लस का px बराबर q। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको अंश में 2y देखना है। अगर दूसरा रूल आपको देखना है तो यहाँ पर आपको अंश में चर x देखना है, 2x देखना है। तो पहले हम नंबर 1 की बात करेंगे, तो यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये लाइन जो है अंश में ही लिखी है, तो अंश में देखना है, d के पास में y देखना है और अदर पद में आपको देखना है y। जैसे यहाँ पर आपको पता है बराबर के मेरी तरफ 2 ही पद लिखना पड़ते हैं, वो तो बाद में लिख लेंगे ना, अगर ये चर मैच हो जाएंगे दो y, तो बाद में हम 2 पद बराबर के इस तरफ बना लेंगे, पहले मैचिंग खेलना है। तो अगर बात करेंगे d के पास में y है और दूसरे पद में y है, तो आपको 2 y यहाँ पे देखना है। अगर 2 y है तो रैखिक अवकल समीकरण पहला यूज हो जाएगा। तो d के पास में 1 y आपको दिख रही है, एक यहाँ पे दिख रही, 2 हो गए, एक यहाँ पे दिख रही, 3 हो गए, तो ये पहला रैखिक अवकल समीकरण यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब दूसरा देख लो, d के पास में x है और दूसरे पद में x है, तो 2 आपको x देखना है, 2x देखना है अंश में। तो d के पास में x देख लिया, 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो x दिख रहा, 2x हो गए, यहाँ पे देखो 3x हो गए, तो ये भी नहीं यूज होगी। रैखिक अवकल समीकरण एक भी नहीं यूज होगा। तो यहाँ पर आपको तीनों ही विधि आपने चेक कर ली और कोई सी विधि यूज नहीं होगी। अब आपको हम बताते हैं कि जब तीनों विधि यहाँ पे फेल हो जाएं, तब आपको चर को चेंज करना पड़ेगा, चर को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इन विधि का हम यूज करेंगे, चेक करेंगे। तो चर कैसे चेंज करेंगे, 7.2 प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि आपने कंप्लीट की है। तो प्रतिस्थापन विधि एक ऐसी विधि है जो चर को चेंज कर लेती है। तो प्रतिस्थापन विधि हम यूज करेंगे और चर को चेंज करेंगे, फिर उसके बाद फिर चेक करेंगे विधि, चरों को पृथक करने की विधि, समघातीय अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, दोबारा चेक करेंगे। पहले चर को आपको चेंज करना है, फिर उसके बाद चेक करेंगे। इसको हम रफ करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 1 डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से। कैसे, आपको यहाँ पे t मानना है, फलन को t मानना है। जैसे बात करेंगे x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है, तो आपको अंश और हर में सेम बनाना है। यहाँ पे जैसे माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देख लो, अब आपको दिख रहा होगा अंश में x माइनस वाई, हर में भी x माइनस वाई, ऐसे कर लेना है और x माइनस वाई को t मान लेना है। तो माना x माइनस वाई बराबर t। अब आपको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि हर में जब देखा d के पास में x है तो x के सापेक्ष ही अवकलन करना है। तो इसका वन हो जाएगा y का dy/dx हो जाएगा, t का dt/dx हो जाएगा। अब यहाँ से आपको dy/dx का मान निकाल लेना है, क्योंकि आपको पता है प्रतिस्थापन जब विधि का यूज करते हैं 2 मान रखना पड़ते हैं।
फलन को टी माना है उसका मान रखना पड़ता है, और जो मैचिंग होती है उसका मान रखना पड़ता है। तो dy अपॉन हम dx का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो दो मान आप रख सकते हो। इसको हम रफ करेंगे। अब इसके आगे आप लोग लिख लो, रफ करने में थोड़ा सा टाइम आपका चला जाता है, कोई बात नहीं है। dy अपॉन dx का मान निकालेंगे, तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx को उस तरफ लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे इस तरफ। अब dt अपॉन dx को इस तरफ लाएंगे पचंदर करके, लेकिन लिखेंगे उस तरफ, तो 1 माइनस dt अपॉन dx। अब आपको मान रखना है, तो ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लो, तो dy अपॉन dx का मान यहाँ से देख लो, 1 माइनस का dt अपॉन dx बराबर देख लो 1 माइनस x माइनस वाई को क्या माना है, t माना है, रख लो। अपान में देखो यहाँ पे रख लो t प्लस का 1। अब आपको क्या करना है, dt अपॉन dx का मान निकालना है। जैसे dy अपॉन dx का मान निकाला है पहले, अब यहाँ पे dt अपॉन dx का मान निकालना है, फिर उसके बाद ही आपको चेक करना है कि कौन सी विधि यूज होगी। इसको हम रफ करेंगे, और इतना आपको नोट करना है, समझने वाला ये प्रश्न है। क्या समझने वाला ये प्रश्न है, आपको समझना पड़ेगा भाई। ऐसा प्रश्न अभी तक नहीं मिला था, केवल यही प्रश्न है 11 जो विधि यूज नहीं हुई, फिर हमने चर को चेंज किया, फिर उसके बाद चेक करेंगे कौन सी विधि यूज होगी। तो dt अपॉन dx उस तरफ लेके जाएंगे, लेकिन लिखेंगे इस तरफ, इसको इस तरफ लाएंगे, लेकिन लिखेंगे उस तरफ। 1 माइनस का t अपॉन t प्लस का 1, इसको हम रफ करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है 1 माइनस टी है, ठीक है। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लो, t प्लस का 1 मिलेगा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो t प्लस 1, माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस 1 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का t, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया ना, तो 2t अपॉन t प्लस का 1। और बराबर के इस तरफ क्या चल रहा है, dt अपॉन dx। अब बराबर के उस तरफ देखो, आपको t में फलन दिख रहा है, तो आपको ये दिख रहा है कि चरों को पृथक करने की विधि यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम लेने पर, ठीक है, चरों को पृथक करने की विधि क्या होती है, आपको पता है dx का क्रॉस इंटू होता है, मीन्स जो भी नीचे है तो dx का क्रॉस इंटू करेंगे नहीं, क्योंकि फलन t में है ना बराबर में, तभी हम व्युत्क्रम कर रहे हैं। dt नीचे लाएंगे, dx ऊपर लाएंगे, तभी आप क्रॉस इंटू कर पाओगे। क्योंकि हर एक प्रश्न में ऐसा करते थे जब प्रश्नावली हम पढ़ाते थे, चरों को पृथक करने की विधि 9.4 में क्रॉस इंटू करते थे ना, पुरानी बात है, ये आपको पता ही होगी। पुरानी बातें आपको दिमाग में बसा लेना है, करते क्या है विधि में। तो व्युत्क्रम क्या होता है, dx ऊपर जाएगा, dt नीचे जाएगा। अब इसको ऊपर लेके चलो, तो t प्लस का 1 अपॉन 2t आएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको विधि यूज करना है, तो चरों को पृथक करने की विधि। चलो मेरे भाई, dt का क्रॉस इंटू करेंगे, ये तो पुरानी बात है, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसके बाद जब आपने चर को सेपरेट कर लिए, क्या करते हैं, इसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। ये भी पुरानी बात है, क्योंकि विविध प्रश्नावली में मिक्स प्रश्न होते हैं, तो वही आपका यहाँ पे रिवीजन हो रहा है जो पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, बराबर के इस तरफ आपको सिंबल देना है समाकलन का, बराबर के उस तरफ दे दो, तो t प्लस 1 अपॉन 2t और यहाँ पे dt। अब बताइए, इसका तो समाकलन हो ही जाएगा, x यहाँ पे आ जाइए, 1 अपॉन 2 आगे ले लो, और t प्लस 1 अंश में और नीचे dt। अब बताइए, जब सिंगल पद मिल जाता है, सिंगल पद मिल जाता है, तो प्रश्नावली 7.1 में क्या करते थे, पुरानी बात है भाई, लघुत्तम वापस देते थे या नहीं, ये याद करो भाई क्या करते थे। तो यहाँ पर लघुत्तम वापस दिया जाएगा, क्योंकि सिंगल पद है, उसके बाद ही आपको समाकलन
करना है। तो x बराबर 1/2 टी के बटे टी लिखना है और प्लस 1/t लिखना है और यहाँ पे dt। अब कैंसिल कर लो t से t, तो 1 + 1/t मिलेगा। समाकलन करना है आपको, इसको हम रफ करेंगे। ठीक है, बराबर के मेरी तरफ x रख लो, बराबर के उस तरफ 1/2। समाकलन किसका करना है? अचर पद का और 1/t का करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x आएगा 1/2। अब यहाँ पे देख लो, अचर पद का t और एक घात में क्या होता है? log मोड t लिख देना और प्लस का c जोड़ देना है। अब t का मान वापस रखेंगे, उसके बाद इन शर्तों का यूज करेंगे और विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे। इतना आपको नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। 2 का अगर इस तरफ क्रॉस इनटू करेंगे नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का c है। अगर ना होता तभी 2 का क्रॉस इनटू कर सकते थे। तो ऐसे ही रखेंगे, t का मान वापस रखो, तो x माइनस वाई को t माना था, यहाँ पर भी रखो x माइनस का y। ठीक है, और प्लस का c। अब इसे समीकरण 1 डालो। ये आंसर शीट जो निकली है व्यापक हल में निकली है, लेकिन आपको विशिष्ट हल में निकालना है, तो इन शर्त का आप यूज करोगे। तो कैसे करते हो शर्त का यूज? जब और तब आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन इसे समीकरण 2 डालो। क्यों? समीकरण 1 पढ़ चुका है। जब x बराबर 0 तब y बराबर -1। समीकरण 2 से 2 में ये x और y के मान रख लो। x का मान यहाँ पे रखेंगे 0, 1/2 ITT लिखना है, यहाँ पे रखो 0, -1 रखेंगे ना, माइनस माइनस प्लस का 1 यहाँ पे रखोगे। जब रखेंगे ना यहाँ पे मापांक हट जाता है। क्यों? आपको पता है कि जब संख्यात्मक मान का यूज करते हैं और मापांक है तो मापांक हट जाता है लॉग का। ठीक है, ब्रैकेट का यूज करेंगे। x का मान 0 रखो, y का जब रखेंगे माइनस माइनस प्लस का 1 होगा और प्लस का c। तो 0 बराबर यहाँ पे कितना मिलेगा? 1/2, यहाँ से 1 मिलेगा, दूसरे पद से क्या मिलेगा? 0 + 1 1। लॉग 1 का मान क्या होता है? 0। तो 0 बराबर 1/2 1 + 0 लिख दो और यहाँ पे बता दो कि log 1 का मान 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। c का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या निकलेगा? देखो यहाँ पे c का मान निकलेगा -1/2। पक्षांतर कर लो 1/2 को उस तरफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है? c का मान किस में रखना है? c का मान आपको समीकरण 2 में रख लेना है, विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा c का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो समीकरण 2 में। तो बराबर के इस तरफ आपको x रखना है, बराबर के उस तरफ 1/2, फिर x माइनस का y ITT लिख लेना है, log mod x माइनस y ITT लिखना है और माइनस का 1/2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा। तो 1/2 आपने लिख लिया ना। अब देखो थोड़ा सा अगर सरल हम करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। सरल इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, कॉमन ले लो, क्रॉस इनटू करेंगे। ठीक है, तो x बराबर 1/2 जब हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई प्लस का log मोड x माइनस वाई और यहाँ पे माइनस का 1 मिलेगा। ब्रैकेट में ही आपको लिखना है क्योंकि 1/2 कॉमन ले लिया, इसका इसमें इनटू करेंगे तो 2x बराबर x माइनस वाई। देखो आंसर शीट यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा सरल हो रहा है तो सरल आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ही आंसर शीट छोड़ना है। हमने आपको बताया है कि आंसर शीट किताब की मैच ना करना। जब भी आपसे बताया जाए कि आप व्यापक हल ज्ञात कीजिए या फिर विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, तो प्रश्नावली 9.4 और 9.5 और 9.6 में ये बात हम बता चुके हैं कि आंसर शीट किताब की मैच ना करना, समाकलन हो जाए छोड़ दिया करो। लेकिन यहाँ पे c का मान रखने के बाद भी हम थोड़ा सा हल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1/2 कॉमन ले लें तो ये जो x है या तो जुड़ेगा या घटेगा, इसलिए थोड़ा सा हल कर रहे हैं। ठीक है, तो log मोड x माइनस का y और माइनस का 1। तो अगर हम बात करेंगे इसको इस तरफ लाते हैं, x को ले आओ, घट जाएगा ना, y को भी ले आओ, तो x माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। x को घटा दिया, बराबर में log मोड x माइनस का y और माइनस का 1। अब छोड़ दो, अब इसके आगे ना सरल करो। ठीक है,
और यहाँ पे लिख दो विशिष्ट हल। क्या लिख दो? विशिष्ट हल। और यहाँ पे लिख दो वक्र का ये समीकरण है, लेकिन वक्र के समीकरण में आपको सोएचर नहीं दिख रहा है तो बोलेंगे विशिष्ट हल। ठीक है, किताब का उत्तर मैच ना करना, ऐसे ही आपको छोड़ देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ। इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। ठीक है, यहां पर हम नंबर चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, अवकल समीकरण दे दिया गया, कहता हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे शर्त नहीं मिली है तो आपको व्यापक हल ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिया गया अवकल समीकरण, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है सबसे पहले। तो देख लो हमको क्या बताया गया है, e⁻²√x। ठीक है, अपान में √x, तो इसके बाद माइनस का y/√x, फिर ब्रैकेट, फिर इसके बाद में इनटू है ना dx/dy का, कर लो बराबर 1। अब आपको क्या निकालना है बताइए, dy/dx निकालना है, उसके बाद ही पता कर पाओगे कौन सी विधि यूज होगी यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे dx/dy दिख रहा है, इसी को उस तरफ भेजेंगे तो dx/dy निकल आएगा। इसी को हमने इस तरफ भेजा, dy का क्रॉस इंटू किया, dx नीचे भेज दिया, और इस ब्रैकेट को आपको एज लिख लेना है, बराबर के उस तरफ लिख लो। ठीक है, माइनस का y/√x, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा d के पास में चर बाई और यहाँ पर बाई, 2 बाई दिख रही हैं, तो प्रश्नावली 9.6 में रैखिक अवकल समीकरण आपने कंप्लीट की है विधि। देख लो यहाँ पे dx/dy प्लस का px बराबर q। अब यहाँ पे दूसरी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लो dy/dx प्लस का py बराबर q। तो ये है पहली और ये है दूसरी। तो हमने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है, क्योंकि आपका समीकरण की जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में पहले से हमें दिख रही है, क्योंकि डी के पास में चर बाई है और दूसरे पद में बाई है, तो डी के पास में बाई आपको दिख रहा है, क्योंकि 2 बाई ही आपको चाहिए होता है अवकल समीकरण में। तो यहाँ पे 2 बाई दिख रही है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो अंश में ही आपको चर मैच भी करना है, तो अंश में आपको दिख रही है 2 बाई, तो यही रैखिक अवकल समीकरण यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, चरों को पृथक करने की विधि या फिर समघाती अवकल समीकरण यहाँ पे चेक नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि फॉर्म आपको बनी बनाई मिल गई ना रैखिक अवकल समीकरण की। जब बनी बनाई मिल जाए तब हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि कौन सी विधि यूज होगी। तो पहला रैखिक अवकल समीकरण यहाँ पे यूज हो जाएगा रैखिक अवकल समीकरण में। तो तुलना तो करोगे, और आपको ये भी पता है तुलना तो बाद में, पहले बराबर के इस तरफ 2 पद आपको रखना है, तभी आप तुलना कर पाओगे। तो dy/dx है ना, अब आपको एक पद इस तरफ लाना है, कौन सा लाना है? बाई जिस पद में हो और अंश में हो उस पद को इस तरफ लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डी के पास बाई है, तो ये पद आपको लाना है खिसका के। ठीक है, तो y/√x बराबर में e⁻² अपान में √x। ठीक है, अब आपको तुलना करना है, तो यहाँ पे देखो तुलना, पहला रैखिक अवकल समीकरण से होगी तुलना, तो dy/dx प्लस का py बराबर q से करने पर, तो p और q के मान निकालो। तो यहाँ से आपको तुलना करनी है दूसरे पद से, तो बाई बाई सेम है, जो असमान होता ना उसी को बराबर लिखा जाता है। अब q बराबर में देख लो, बराबर के इस तरफ q है, बराबर के उस तरफ q का मान e⁻² -2√x अपान √x, तो p और q पता चल गया। अब आपको if निकालना है। जब p और q पता चल जाता है तो आपको पता है हमें क्या निकालना पड़ता है, समाकलन गुणक निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इसके बाद में समाकलन गुणक, क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर तो इंटीग्रल से आई ले लो और फैक्टर से एफ ले लो। एक ही घात में p का समाकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है,
ये ट्रिक हम पहले भी बता चुके हैं। आपको यहाँ पर देखना है आपका समीकरण में, तो हर में आपको देखना, हर में डी के पास में dy/dx में ही देखना है, लेकिन हर में देखना है डी के पास में चर। अगर x है तो p का x के सापेक्ष समाकलन करना है। अगर हर में डी के पास में y है चर तो y के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पे डी के पास में x दिख रहा ना, तो x के सापेक्ष ही आपको समाकलन करना है। ये ट्रिक है, इसी ट्रिक से आपको सीखना है। तो p का मान देख लो मेरे प्यारे बच्चों, 1/, क्या है, √x है। अब समाकलन जानते हो, अपान में √x है तो 2√x होता है। ये 7.1 का बेसिक है, 7.1 का बेसिक है। बेसिक में हम डायरेक्ट बता चुके हैं कि अपान में √x है तो उसका समाकलन 2√x होता है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, IF तो निकाल लिया, अब आपको व्यापक हल के लिए फार्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और हमसे क्या मांगा गया है, यहाँ पे हल ज्ञात कीजिए। इसका मीन्स यही है कि व्यापक हल ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फार्मूला भी व्यापक हल के लिए बनाया गया, और किस चर से स्टार्टिंग होगी, फार्मूले से। हम बताते हैं, अगर आप x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो चर y से फार्मूला स्टार्ट करना है, ये भी ट्रिक है। तो y × IF बराबर q × IF, और यहाँ पे क्या लिखना है, dx लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको मान रखना है। IF का मान तो निकाल ही चुके हो, ठीक है। Q का मान देख लो, e की घात माइनस का 2√x अपान में √x इंटू में IF का मान रख लो, e की घात में 2√x और यहाँ पे dx। अब ये घात निगेटिव की दिख रही है e की घात, और यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है। गुणे में घातें जोड़ेंगे तो e की घात 0 मिलेगा। तो e की घात 0 मिलेगा, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अंश में 1 डायरेक्ट आपको लिख लेना है, 1/√x dx, और बराबर के इस तरफ क्या है, y इंटू ई की घात में 2√x लिख देना है। अब इसका समाकलन जो यहाँ पे किया है वही यहाँ पे कर लो, y इंटू ई की घात में 2√x बराबर में 2√x प्लस का c। ये आंसर शीट आ गई है, आंसर शीट आई है व्यापक हल की। क्यों, क्योंकि वक्र का ये समीकरण है, तो वक्र के समीकरण की आंसर शीट में स्वयं चर आपको दिख रहा है, तो बोलेंगे व्यापक हल, और इसको वक्र का समीकरण भी बोलेंगे। तो लिख लेना है वक्र का समीकरण है ये। तो वक्र का समीकरण व्यापक हल में निकलता है और विशिष्ट हल में भी निकलता है। इसको नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। हमसे व्यापक हल ही पूछा गया है। अब प्रश्न नंबर 12 की बात करेंगे। 12 तो कंप्लीट हो गया, अब प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम 13 नंबर डाल लेते हैं। चलो 13 नंबर पे देखो, आपका समीकरण दे दिया गया है, कहता है एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर आपको शर्त भी मिल गई है। ठीक है, पहले आपको व्यापक हल ज्ञात करना है, उसके बाद स्वयं चर मीन्स समाकलन नेतांश c का मान निकाल लेना है और विशिष्ट हल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दिया गया अवकल समीकरण। ऐसे ही आपको पेपर में प्रश्न मिलेंगे, अवकल समीकरण मिलेगा और आपको लिख लेना है। उसके बाद ये पता करना है कौन सी विधि यूज होगी। यहाँ से लिख लो अवकल समीकरण, तो dy/dx और प्लस का y इंटू कॉट x बराबर में 4x इंटू कॉसिक x। तो बताइए, ये अवकल समीकरण आपको दिख रहा होगा, और फॉर्म बताइए डायरेक्ट किस फॉर्म में ये दिया गया है, हम आपको बताते हैं। 9 अगर हम 6 की बात करेंगे, रैखिक अवकल समीकरण है ना, देख लो पहला ही है dy/dx प्लस का py बराबर q। तो अंश में आपको चर देखना है, 2 y देखना है। तो यहाँ पे मिल गई y, एक यहाँ पे 2 y मिल गए, तो आपको फॉर्म बनी बनाई मिल गई है। जैसे प्रश्न 12 में मिली थी फॉर्म बनी बनाई, हमने क्रॉस इंटू किया था dy/dx का मान निकाल के, तुरंत ही हमने बता दिया था कि रैखिक अवकल समीकरण का यूज होगा। तो फॉर्म बनी बनाई भी मिल जाती है, ऐसे पेपर में भी आपको मिलेगी। जब फॉर्म बनी बनाई ना मिले फिर आपको चेक करना है। जैसे हमने आपको पहचान बताई है हर एक विधि की, तो पहचान से पता करना है। तो फॉर्म बनी बनाई मिल गई है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। तुलना करके पी और क्यू के मान निकाल लेना है।
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू से करने पर पी और क्यू के मान यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, पी बराबर कितना निकलेगा, वाई सेम टू सेम है, इसको लिखेंगे नहीं, जो आसमान होता ना उसी को बराबर कर लेना है। अब बराबर के उस तरफ आपको क्यू का मान लिख लेना है 4x इंटू cosec x। पी और क्यू पता चल गया। अब आपको क्या करना है बताइए, आपको आई एफ निकालना होता है तो लिखना पड़ेगा समाकलन गुणक। तो समाकलन गुणक आई एफ बोलते हैं। तो ई की घात में पी का किसके सापेक्ष समाकलन करना है, आपको देखना है पहला पद, हर में देखना है डी के पास में चर देखना है, जो चर मिल जाए उसी के सापेक्ष समाकलन होगा। तो यहाँ पे देखो डी के पास में चर x है तो p का समाकलन होगा x के सापेक्ष। ठीक है, p का मान cot x, तो cot x का समाकलन बोलो e की घात में log sin x, यही होता ना cot x का समाकलन। तो यहाँ पे आपको लिख देना है डायरेक्ट sin x। क्यों, क्योंकि आपको पता है e की घात में log fx, मापांक हट जाता ना, log हटेगा तो मापांक भी हट जाता है। तो आई एफ का मान पता चल गया। अब आपको व्यापक हल के लिए फार्मूला यूज करना है, उसके बाद आपको विशिष्ट हल ज्ञात करना है। इसको हम रफ करेंगे। अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा व्यापक हल। चर y से स्टार्ट होगा फार्मूला, क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो चर y से ही फार्मूला स्टार्ट होगा। और यहाँ पे q इंटू आई एफ और यहाँ पे dx। ठीक है, तो आई एफ का मान यहाँ पे रख लो y इंटू साइन एक्स बराबर q का मान देख लो, q का मान था 4x इंटू कॉसिक x, यही था ना। ठीक है, अब आई एफ का मान रख लो, क्या मिला साइन x, और यहाँ पे आपको dx लिख लेना है। इसके बाद आपको समाकलन करना है बराबर के उस तरफ, इसको हम रफ करेंगे। तो बराबर के मेरी तरफ आपको y इंटू साइन एक्स एट इट इज लिख लेना है, बराबर के उस तरफ ये कॉसिक और साइन कैंसिल कर लो, क्योंकि इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/sin मिलेगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। 4 को आगे करके x का समाकलन कर लो, तो x का समाकलन x² और c को जोड़ लो, 2 से 4 कट गया तो 2x² प्लस c लिखना पड़ा, और बराबर के मेरी तरफ y साइन x मिला। ये आंसर शीट निकला ही है, लेकिन आंसर शीट जो निकली है आपको पता है व्यापक हल की निकली है ना, व्यापक हल की। ठीक है, इसे समीकरण 1 डाल लो। क्यों, क्योंकि हमें शर्त का यूज करके सी का मान निकालना है, और सी का मान तुरंत ही इसमें रख देंगे तो विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जब और तब से आपको शर्त को यूज करना है। जब x बराबर π/2 हमको मिल गया, तब y बराबर हमको क्या दिया गया 0। अब यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 से। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे। अब रख लो y के स्थान पे 0 रख लो और x के स्थान पे π/2। ठीक है, अब बराबर में 2 है ना, ठीक है, इंटू में x² है, x का मान रख लो π/2 और होल घात 2 प्लस का c। तो यहाँ पे 0 का साइन में इंटू करेंगे 0 मिलेगा, यहाँ पे π² बटे कितना मिलेगा 4 मिलेगा, प्लस c, 2 से 4 काट लो तो हमको c का मान मिल गया, कितना मिला माइनस का π²/2 मिला। तो c बराबर माइनस π²/2। अब ये c का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। c का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो समीकरण 1 में, तो बराबर के मेरी तरफ एटीटीज आपको लिखना है, बराबर के उस तरफ पहला पद एटीटीज रखना है। c का मान रख लो, जब रखोगे ना प्लस माइनस माइनस होगा ना π²/2। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। ये आंसर शीट निकल आई है विशिष्ट हल में। ये वक्र का समीकरण तो निकला है, लेकिन आंसर शीट जो आई है विशिष्ट हल में आई है। और चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो वक्र का समीकरण। ये कंप्लीट हो गया, इसको हम रफ करेंगे।
अब प्रश्न नंबर लास्ट देखो, आपको डाल लेना है, लास्ट प्रश्न बचा है उसका भी गर्दा उड़ा ही देते हैं। 13 हो गया। 14 नंबर देखो, यहाँ पे बताया गया अवकल समीकरण ये दे दिया गया है, कहता है इतने का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी विशिष्ट हल ज्ञात करना है, सेम टू सेम है अभी जो लगाया है ना वैसे ही। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले दिया गया अवकल समीकरण, लिख लो दिया गया अवकल समीकरण। तो x प्लस का 1 इंटू में dy अपॉन dx, अब बराबर में हमको मिला है 2 इंटू ई की घात माइनस वाई और -1। अब बताइए कौन सी विधि यहाँ पे यूज होगी। पहले आपको dy अपॉन dx का मान निकाल लेना है। यहाँ पे फॉर्म नहीं मिली है, रैखिक अवकल समीकरण की फॉर्म नहीं मिली है, तो dy अपॉन dx का मान निकालना है। पहले निकाल लिया। अब देखो अगर हम बात करें आपसे 9.4 की, चरों को पृथक करने की विधि यहाँ पे यूज हो जाएगी, क्योंकि ये जो अंश में है ना पूरा ब्रैकेट, यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पे चर x नहीं है, तो ठीक है पूरा ब्रैकेट हम कहेंगे चर y का है, तो dy को दे देना है और क्रॉस इंटू करके dx इसको दे देना है। तो यहाँ पर चरों को पृथक करने की विधि यूज हो जाएगी। y वाला पद dy को और x वाला पद dx को देना है। आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से आपको अलग अलग मिल जाए ब्रैकेट, और आप dy को y वाला पद और x वाला पद dx को दे देते हो, तो चरों को पृथक करने की विधि ही यहाँ पे यूज होगी। फिर जब चरों को पृथक करने की विधि यूज हो रही है तो 9.5 में जो विधि है ना उसको नहीं चेक करेंगे, ना ही 9.6 में जो विधि है उसको भी नहीं चेक करेंगे। तो पहले 9.4 की विधि, फिर 9.5 की विधि, फिर 9.6 की विधि, ऐसे क्रम से चेक करना है। पेपर में भी ऐसे ही चेक करना है, जो पहले मिल जाए उसी का यूज करके आपको अवकल समीकरण हल कर लेना है। तो यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि कौन सी विधि यहाँ पे यूज होगी। तो चरों को पृथक करने की विधि, इसको आप यूज करो। तो यहाँ पर क्या होता है, y वाला पद आपको dy को देना है, दे दिया, dx का क्रॉस इंटू करना है। वो तो प्रश्न जब हल करवाए थे ना प्रश्न 9.4 में, तो ये तो पुराना काम है, dx का क्रॉस ही इंटू होता है। ये जो फिक्स बात है ये तो आपको ध्यान रखना है, जब भी चरों को पृथक करने की विधि यूज करो dx का क्रॉस इंटू होता ही है। अब इसके बाद आपने चरों को सेपरेट कर लिए हैं, क्या करना है इसके बाद समाकलन करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, कर दो दोनों पक्षों का समाकलन, कुछ नहीं करना है, इस तरफ ये सिंबल देना है समाकलन का और बराबर के उस तरफ सिंबल देना है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा e की घात में फलन है, तो हमने बताया था ये प्रकार होते हैं, इस प्रकार के फलन क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। जब भी e की घात वाला आपको फलन मिल जाए और समाकलन ज्ञात करना हो तो आपको अंश में चाहिए होता है e की घात में फलन, यहाँ पे अंश में नहीं है तो अंश में बनाना पड़ेगा। ये रूल है, जब भी e की घात वाले आपको प्रश्न दिख जाएं, प्रश्न जब भी e की घात वाले आपको दिख जाएं 7.2 में प्रश्न 19 और 20 e की घात वाले प्रश्न हैं, तो प्रश्न 19 और 20 में अंश और हर में e की घात वाले फलन थे, तो हमने समाकलन कर लिया था। और यहाँ पर अंश में नहीं है तो आपको क्या करना है, अंश में e की घात पहले बनाना है। तो कहाँ से बनाना है, आपको कॉमन लेना है हर से, तभी उसके बाद ही समाकलन होगा, ठीक है। 1/, यहाँ से कॉमन ले लो, जबरदस्ती लेंगे कॉमन, क्या लेंगे, जबरदस्ती कॉमन आपको लेना है, क्योंकि अंश में हमको फलन चाहिए होता है e की घात में। इसका तो बराबर कर ही लो, क्योंकि एक घात है ना, होल घात एक के लिए फार्मूला होता है लॉग में, चर अगर चेंज है तो अपान में अपकलन करना पड़ता है। तो कर लो, x का 1 होगा और 1 का 0 होगा। समाकलन अभी नहीं हुआ है, इसका हुआ है, इसका नहीं हुआ है। जब पूरा हो जाए समाकलन तब सी को जोड़ना है, इतना हम रफ करेंगे
और आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर आपको अंश में लेके जाना है, ये घात धनात्मक हो जाएगी, इसको भी अंश में लिख लो, बनापान है ना e की घात माइनस वाई, ऊपर लेके जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगी। अब बराबर में लॉग मोड एक्स प्लस का 1 और प्लस का सी। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो एक फार्मूला यूज कर लो, हम आपको बताते हैं। जैसे एफ डेस एक्स अपान एफ एक्स होल घात 1 के लिए क्या होता है, नीचे वाले का अपलन करोगे, अगर ऊपर वाला मिलता है तो लॉग के बाद में मोड में नीचे वाला आपको लिख देना है। ये फार्मूला समाकलन बता देगा। ये फार्मूला 7/2 का है। प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे यूज नहीं कर रहा है, फलन को टी नहीं मानना है क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर फार्मूले से हो रहा है समाकलन तो फार्मूले से पहले करो, जब फार्मूले से ना हो तब हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं, फलन को टी मानते हैं। लेकिन यहाँ पे फार्मूला बता रहा ना कि इसका अपकलन करो, नीचे वाले का ऊपर वाला मिलेगा, तो y के सापेक्ष अपकलन करना है। फार्मूला हमने x के सापेक्ष लिखा है, ठीक है, 0 होगा ना, इसका समाकलन करो तो मेरे प्यारे बच्चों एक ही घात y का एक ही घात आ y। तो हमें पता है चर तो मैच हो जाता है, लेकिन ये माइनस है या 5 है 2 है ये आ जाता है, तो नहीं मैच हुआ माइनस, तो आपको क्या करना है, माइनस से इंटू करना है, बाहर और अंदर माइनस से इंटू कर देना, तब ये मैच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस फार्मूले का यूज करके डायरेक्ट आपको लिख देना है, और बराबर के उस तरफ आपको डायरेक्ट ही जैसा लिखा है वैसा ही लिख लो। चलो भाई, अब नीचे वाले का अपकलन करो, ऊपर वाला मैच हो जाएगा, तो डायरेक्ट लॉग के बाद में आपको लिख देना है। इसको हम रफ करेंगे। चलो फार्मूला ये यहाँ पे यूज हो जाएगा, माइनस के बाद में लॉग mod 2 माइनस का y, ठीक है ना। बराबर में लॉग mod x प्लस का 1 और प्लस c। ये आंसर शीट तो निकली है, लेकिन आपको पता है अगर यहाँ पे समाकलन नेतांक दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सोए चचर। तो सोए चचर में हम बोलेंगे व्यापक हल में ये आंसर शीट निकली है। ये वक्र का तो समीकरण है, लेकिन सोए चचर में ये आंसर शीट है, ठीक है। इसे समीकरण क्या डालोगे, 1 डाल लो, क्योंकि अब शर्त का यूज होगा। शर्त का यूज करके आपको विशिष्ट हल ज्ञात करना है, क्योंकि हमसे यही मांगा गया विशिष्ट हल। चलो इतना हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है, और जब और तब से ही आपको शर्त जो है यूज करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जब x बराबर, देख लो कितना है वहां पे 0 है, तब y बराबर 0। अब लिख दो समीकरण 1 से, तो हम रखेंगे y के स्थान पे 0 और x के स्थान पे 0, तो मापांक तो हट जाता है जब संख्यात्मक मान यूज करते हैं। ब्रैकेट लगा लो, e की घात 0, वहां पे आ जाओ, लॉग मापांक तो हटा ही दो, x के स्थान पे 0 रख लो, 0 प्लस का 1 प्लस का c, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का लॉग 2, इसका मान 1, यहाँ पे 1, तो लॉग 1 का मान आपको पता है क्या होता है, 0 ही होता है। इस तरफ रख लो, फिर बाद में इस तरफ रख लो, c का मान क्या मिला, 0 मिला। अब c का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, तो ठीक है, यहाँ पे लिख लो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लो समीकरण 1 में मान, विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। तो इसके आगे आप ये लाइन नोट करना है, इसको थोड़ा सा हम रफ करेंगे, इसी में काम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, c का मान हमने रख लिया 0, थोड़ा सा हल करेंगे और लॉग लॉग हटा देंगे, क्योंकि 2 पद दिख रहे हैं, दोनों में लॉग है। तो कैसे हटाओगे हम आपको बताते हैं। पहले एक लाइन लिख लो, माइनस का लॉग 2 इंटू, ठीक है, मापांक के अंदर रखो 2 माइनस e की घात y बराबर लॉग ax प्लस का 1 मोड में। अब लॉग हटा दो, ठीक है, क्योंकि 2 पद हैं, दोनों में लॉग दिख रहा है और गुणांक आपको सेम दिख रहा है, तो लॉग तो हट ही जाएगा ना। देखो कैसे, ये माइनस है, इसको दे दो, जब इसको देंगे ना तो ये बटे में पहुंच जाएगा, पहुंच गया बटे में, ठीक है। बराबर में लॉग, और ये मापांक में रखना है, जब लॉग हटाएंगे तब मापांक हटेगा। चलो अब मापांक हटा दो, लॉग हटेगा उसके बाद मापांक हटेगा, ये आंसर शीट आ गई है।
और यहाँ पे लिख दो वक्र का समीकरण तो है, लेकिन वक्र के समीकरण की आंसर शीट में स्वच्छ चर नहीं है, तो क्या बोलेंगे, वो विशिष्ट हल बोलेंगे। ये कंप्लीट हो गए प्रश्न जितने बोर्ड पे लिखे थे। ठीक है, और भी इसके प्रश्न बचे हैं, अगली क्लास में लाएंगे, उनका गर्दा उड़वा देंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।